दोलायमान गति तरंगे महासागरीय सतह की दोलायमान गति है। इसमें सागरीय जल का स्तर ऊंचा नीचा हो सकता है। सागरीय जल का स्तर ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन वह अपने स्थान से बहकर अन्य स्थान पर नहीं जा सकती। अगली बना दो बेटा, तरंग बनने के कारण क्या है? तरंग बनने के कारण नंबर 1, जल्दी जल्दी, वायुमंडलीय परिसंचरण एवं हवाएं। वायुमंडलीय परिसंचरण एवं हवाएं। नंबर 2, सागरीय तटीय क्षेत्र के जल में भूस्खलन। सागर तटीय क्षेत्र के जल में भूस्खलन हो गया। तीसरा, तली में विवर्तनिक घटनाएं जैसे भ्रंशन। तली में विवर्तनिक घटनाएं जैसे भ्रंशन। अंतः सागरीय भूकंप, अरे वो सुनामी इसे आप कहते हैं, अंतः सागरीय भूकंप। फिर ज्वालामुखी का उद्भेदन, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वीय बल, चक्रवात इत्यादि। रिमार्क करो जल्दी से। सागर का जल कभी स्थिर नहीं रहता। स्पीड में सागर का जल कभी स्थिर नहीं रहता। तट पर खड़े होने पर जो स्पष्ट क्रिया सागर में दिखाई देती है, वह है लहरें या तरंगे। स्पष्ट क्रिया सागर में दिखाई देती है, वह है लहर या तरंगे। क्यों कुछ मछली देखो तुम कि बुलाते हो, जैसे अजूबा बुलाया था अमिताभ बच्चन। उसकी माँ थी, ऐसे उसकी माँ कैसे बन गई थी वो पता नहीं। उसको ढकेल के लाई थी बचपन। ऐसा लगता है कि वह सागरीय जल को आगे की ओर ले जा रही है। जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वह सागरीय जल को आगे की ओर ले जा रही है। परंतु वास्तव में तरंगों द्वारा जल का स्थानांतरण नहीं होता। द्वारा जल का स्थानांतरण नहीं होता।
प्रयोग के तौर पर यदि लकड़ी का टुकड़ा या प्लास्टिक की गेंद सागर में डाल दिया जाए तो वो तैरे कि डूब जाएगी। कंफर्म हो, विज्ञान पढ़ोगे ऐसी करके क्या समझ लो, तैरेगी। हम तो जानते डूब जाएगी। अगर उसका एक उससे घनत्व जो उसका बताओ भाई, लेकिन क्या होगा? जल की घनत्व से कम रहता है। डाल दी जाए तो वह पतला, तो वही वही कॉन्सेप्ट में याद है। ये नहीं बताओगे कि हाँ सर क्या नाम डूब जाएगी, नहीं पता। प्लास्टिक की गेंद नहीं डूबेगी। डूब जाएगी नहीं, प्लास्टिक और लकड़ी की डूब जाएगी। भाई लकड़ी टुकड़ा आएगी, एक घनत्व डाल दी जाए तो वह वहीं ऊंची नीची होती रहे, तैरेगी नहीं। ऐसे खाली वहीं रही ऐसे से, तो देखा तो ऐसे से करेगी, तैरेगी नहीं। थोड़ा सा ध्यान दे तो पहली वाली लाइन पे तो तैरना शब्द आप नहीं बता पाते। सागरीय जल में क्या तैरना आपके बस में है? तैर लो, बिना किसी फोर्स के नहीं सकता उसमें चल सकते हैं। तैर लेंगे सागरीय जल में। किनारे नहीं तैर सकते, उधर बहुत अंदर जाना पड़ेगा तब तैरेंगे। कहूँ ना तैर नहीं भैया उसका पानी मतलब उड़ता है तो ना तैर लेंगे। अच्छा, तो उसमें तरंगे होती हैं। पहली बात तो उसके क्या जल में क्या होती हैं, सांस लेने की बात नहीं सांस लेने की बेटा। बात नहीं है सर उसमें, क्योंकि तरंगे होती हैं तो तरंगे ऊपर नीचे ऐसे तरंगे ऊपर नीचे आप सीधे- होते रहेंगे, हाँ, तैर नहीं पाएंगे, तरंगे लौटता सीधी, नहीं। क्योंकि तरंगे सीधी होती नहीं है। अभी सर आप लिखवाएं कि ये जो तरंगे होती हैं ये जल को मतलब स्थानांतरण नहीं करती। नहीं करती, पहले लिख पाए ना। तो वही तो हम आपको तो ध्यान देते हमारी लाइन को, तो आप खुद ही पकड़ लेते कि हम क्या एग्जाम्पल दे जा रहे हैं आपको। भाई 2-3 दिन क्लास को ज्योग्राफी क्यों रोका गया था? आप समझ नहीं पाए थे क्या इस बात को? रोका तो इसलिए गया था ना, तरंगों के संबंध अजर को क्या लिखे थे? ऊंची नीची होती रहती। होती रहेंगी, तैरना ना बोलना। इस प्रकार स्पष्ट है कि तरंगे सागरीय जल को आगे पीछे नहीं ले जाती। अब हम लिख ले तैरेगी नहीं। अरे वही जोड़, इस प्रकार स्पष्ट है कि तरंगे सागरीय जल को आगे पीछे नहीं ले जाती, खाली लहरियात ही हुई। अब इसको अगर समझना होता तो जब विज्ञान आप ठीक से पढ़े होते तो आप श्रृंग और गर्त को समझ सकते, है ना? क्या 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 बोलो, क्या बोली तुम? श्रृंग और गर्त। यस सर। ये तो गर्त है, और ये क्या है? चलो कोई बात नहीं। तरंगों के संदर्भ में हमें निम्नलिखित जानकारी होनी भी आवश्यक है। देखो इसे, तरंगों के संबंध में हमें निम्नलिखित जानकारी होनी आवश्यक है। अब एक हम सवाल आप लोगों से करेंगे कि सोच रहे हैं कि हमें ये बताइए, बीएससी वाले या इंटर में पढ़ने वाले फिजिक्स जो पढ़े हो, मुझे ये बताएंगे। नवीन अभी आप नहीं बताएंगे, आप लास्ट ही में आएंगे। हमें एक चीज नहीं पता है बेटा कि तरंग की उत्पत्ति कैसे होगी, हम खाली यही नहीं जानते। अगर वो बता देंगे तो हम लिखवा देंगे नहीं आप अपने भाषण करके, लेकिन आपने समझा दिए तो हम लिखवा पाएंगे, लिखवा नहीं पाएंगे। तरंग की उत्पत्ति कैसे? अगर आप इस बात को जान लीजिएगा कि तरंग की उत्पत्ति कैसे, तो मुझे इसकी प्रकृति भी आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं लिखवा पाऊंगा। क्योंकि मैं जो भी समझता हूँ वह एप्लीकेशन मोड पे ही समझता हूँ। आपकी भाषा, आपकी इकाई भाषा को मैं समझता नहीं हूँ।
क्या हुआ रंजीत? उसका नेचर तो पता है। नेचर क्या है बेटा? दोहरी प्रकृति रखता है तो कर गए और क्या क्या? कर के मतलब कर मतलब निस्थान पर हाँ कर मतलब ऐसे होता नहीं, कैसे होता है, ऊपर नीचे ऐसे का गति करता रहता है। स्थिर जल में सर वो कंकड़ फेंकना है इसके सर तरंग। वो तो लगा। यही हर काम से अगर आप इस बात को जानते हैं कि क्या कहते हैं तरंग की उत्पत्ति कैसे होती है, तभी आप ये बात जान पाएंगे कि सागर में लहर क्यों उठती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप तरंग उत्पत्ति को नहीं जानते हैं, सीमा आप भी तो इंटर में क्या पढ़ी बेटा? उसके केंद्र में सर हैं? तो फिर क्या नहीं पता? केंद्र में तरंग सुन रही है, वेव कहते हैं। हाँ, वेव। होमवर्क में था क्या? हाँ आप क्या पढ़े हैं इंटर में? चलिए कोई नहीं बताएगा, ये बताएंगे क्या शिवानी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से बीएससी किए हैं, एएनडी यूनिवर्सिटी बगना और का विश्वविद्यालय बताओ थी ना, कभी ठीक है नहीं बताए हमको। कहेंगे यूनिवर्सिटी, एएनडी यूनिवर्सिटी मतलब वहाँ है ये नहीं यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी हो तो भाई बताए कॉलेज हो। हाँ तो कॉलेज बेटा देखो कोई ना कोई तो रीजन होगा इस तरह की उत्पत्ति होने का। अब और रीजन आप जानिए, आप पता करिए, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि आप मुझे बताया ही तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इतना जानता हूँ कि सागरीय सतह पर जिन तरंगों की उत्पत्ति होती है वो वायु के घर्षण से होती है, इतना मैं जानता हूँ। हाँ वही टकराना वही बात है, मतलब वायु के घर्षण से उत्पत्ति होती है, इतना मैं जानता हूँ कि सागर में क्यों। बाकी वो आप जानो, बस एक बस शब्द आपका सही है कि टकराने से, अब एक दूसरे टकराने से। कंपन किसी चीज में कब होगा? जब घर्षण होगा तब होगा, अन्यथा होगा नहीं। कहेंगे कि वो साउंड जब लोग बजाते हैं वो कौन सा? डीजे वाले बहुत मेरा गाना बजा दे, बूम बूम, जब वो उसमें चेंज करता है बेस को उसके, तो वही तो है भाई, घर्षण करवाता है वो, और कुछ छोड़ करवाता है। एग्जांपल देते दीजिए। हाँ हाँ और क्या, नहीं सही है। काते रोक दिया। अरे उनको क्या बताएं, उनके समझना है। अभी आप डीजे को सुनते हैं तो घर्षण तो करवाता है, और क्या उस मशीन में भाई, उसमें पता नहीं क्या क्या बेस बढ़ाना घटाना और क्या होता है, कुछ ऐसा बहुत सारी चीजें उसमें हैं जो उसको जो है घर्षित करवाता है। और उसके बाद बीच बीच में वो जो शब्द को उसको बहुत धीमी गति में बोलना, इधर तेज बोले समझे नहीं पाओगे, वो गाना में नहीं समझ में आता कि क्या जा रहा है। एक गैप कम हो जाएगा, और गैप स्ट्रिंग और गर्त में जब कम हो जाएगा तो आप समझ नहीं सकते, तीव्रता दिखेगी में ना, ये होता है। अब कहेंगे सर कैसे जाने, तो देखो जहाँ डीजे को चलाने वाला ऑपरेटर बैठता है, उस ऑपरेटर के पास कभी खड़े को देखिएगा, चलती है यही तरंगे चलती हैं ऐसे ऐसे। हाँ उसमें देखिएगा, वहीं से वो नीचे ऊपर बेस उपजता है। यस वहीं से तो जानता नहीं कैसे जानेगा, उसका भी चलाने का वेग पर है ना, कैसे बढ़ाएगा घटाएगा। अब कहेंगे शादी में गए थे, डांस खूब किए थे नीलकमल सिंह के गाने पर। शेयर मार्केट में तो इसी तरंगा चलती रहती है। अरे शेयर मार्केट के अलग मामला, हाँ उछाल मारेगा घटेगा बढ़ेगा। हार्ट सही कह वही तो उसमें उसी को देख करके जानते हैं। जब कहते बढ़ा दो बेस, बस तो उठा देता है ऊपर, जैसे उठाए गैप एकदम कम कर देगा, समझे नहीं पाओ तो क्या कह रहा है। तो जो गाने अश्लील हैं उन गानों में बेस को बढ़ा करके सागरीय सतह पर तरंगों की उत्पत्ति होती है। वायु के घर्षण से सागरीय सतह पर तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिससे जल ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे जल ऊपर नीचे होता रहता है। इसे लहरों का क्या कहते हैं? इसे लहरों का दोलन कहते हैं। इसे लहरों का दोलन कहते हैं। रिमार्क,
तरंगों की लंबाई और ऊंचाई, तरंगों की लंबाई कामा ऊंचाई और तीव्रता पवन के वेग पर निर्भर करती है। पवन के वेग पर निर्भर करती है। एक भी चीज कहीं छूट नहीं रहा है, बात जानिएगा। अगर ये सवाल बना लिया जाए कि जो है सागरीय सतह पर वायु घर्षण से तरंगों की उत्पत्ति होती है जिसे दोलन कहा जाता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट लाया जाता है, इनकी लंबाई, इनकी गति, इनकी ऊंचाई, इनकी तीव्रता में महत्वपूर्ण भूमिका किसका? पवन वेग का। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। व्याख्या नहीं करते हैं, बस खाली क्या बताते हैं कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलो अब दूसरा पॉइंट, तरंग की आकृति सामान्यतः चक्रीय होती है। आप लोग लग रहा है छोड़ दिए हैं क्या भाई? बताइए कहाँ छोड़ा है? बोलिए। दोलन के बाद दोलन दोलन कहते हैं। रिमार्क, तरंगों की लंबाई, ऊंचाई और तीव्रता पवन के वेग पर निर्भर है। उसको हाईलाइट कर लेना। और जे का चाहक वो का बवाए जो कसम से अगर आप लोग पता नहीं किसी मिलते ही लगता है, नहीं तो अच्छे अच्छे आपसे थे मान जाए। तरंग की आकृति सामान्यतः चक्रीय होती है। तरंग की आकृति सामान्यतः चक्रीय होती है, जिसका शीर्ष नुकीला और गर्त गोल होता है। शीर्ष नुकीला और गर्त गोल होता है। ये शीर्ष है और ये गर्त है। रिमार्क, दो ये चित्र बना सकते हो आप, छोटा सा बीच में। दो शीर्षों व गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी, दो शीर्षों या गर्त या दो गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी तरंग की लंबाई कहलाती है। जैसे ये है ना, तरंग की लंबाई, जैसे ये क्या, तरंग की लंबाई। तुम क्लास ईयर के बाद बताओ थी, कितना छोट बात हो तो। तो किसी ने कहा था कि तरंगे 3 प्रकार की, वो अपने गाल पे तमाचा मान ले। पता नहीं कहाँ पढ़े थे। कणों की गति के अनुसार तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं उसको, है ना। और एक ट्रांसवर्स, क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं। अनुप्रस्थ लिखिएगा, मन के लिख लीजिए, मन का ना लिखोगे, जानते हो। ये लिख लो तो अच्छा है। अनुप्रस्थ डैश, जल के कण ऊपर नीचे होते रहते हैं। अनुदैर्ध्य जो होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होती है, उसको लिखिएगा। जल के कण एक सीध में विस्थापित होते हैं। जल के कण एक सीध में विस्थापित होते हैं।
हो गया। जैसे जैसे तरंगे तट की ओर बढ़ती हैं, जल्दी लिखो भाई, 9 बजाए हैं, बताओ बहुत लंबा खींचते इसको हम। जैसे जैसे तरंगे तट की ओर बढ़ती हैं वैसे वैसे सागर की गहराई कम होती जाती है। सागर की गहराई कम होती जाती है और तरंग का निचला भाग मतलब जानते क्या होता है? गर्त। तरंग का निचला भाग ब्रैकेट में गर्त महासागर मग्न तट से रगड़ खाना प्रारंभ कर देता है। गर्त महासागर मग्न तट से रगड़ खाना प्रारंभ कर देता है, जिससे तरंगों की लंबाई प्रारंभ कर देता है, जिससे तरंगों की लंबाई, स्पीड लिखो, तरंगों की लंबाई उसके शीर्ष की ऊंचाई के अनुपात में कम हो जाता है। कम हो जाती है, जिससे तरंग की चाल धीमी हो जाती है। धीमी हो जाती है, तरंग की चाल धीमी हो जाती है और तरंग का शीर्ष मुड़ जाता है। तरंग का शीर्ष मुड़ जाता है तथा तट से टकराकर टूट जाता है, तथा तट से टकराकर टूट जाता है, जिसे फेनिल तरंग कहा जाता है। तो हाईलाइट कर देना। तट से टकराकर टूट जाता है, जिसे फेनिल तरंग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में तरंग आगे की ओर बढ़ती है, मतलब टूटा हुआ शीर्ष लेके, है ना, तरंग आगे की ओर बढ़ती है, किंतु केवल जल ही तट की ओर बढ़ता है। किंतु केवल जल ही तट की ओर बढ़ता है। इस बढ़ते हुए जल को हिल्लोलन कहते हैं। हिल्लोलन, हिल्लोलन, हाँ ऐसे हिल्लोलन, हिल्लोलन कहते हैं। जब तरंग विहीन जल तट से टकराकर सागर की ओर लौटता है, जब तरंग विहीन जल तट से टकराकर सागर की ओर लौटता है तो उसे जल का प्रतिधामन या पुनर्गमन कहते हैं। तो उसे जल का प्रतिधामन या पुनर्गमन कहते हैं। प्रतिधामन, गमन का विलोम क्या होता है? गमन का विलोम क्या होता है? गमन मतलब क्या होता है? मतलब चलना, गति करना। गमन किस तरह होता है? हमें पता है। गमन मीन्स कोई चीज जा रहा है। तो जाने का उल्टा क्या होगा? रुकना, आना। गमन क्या? पुनर्गमन, दोबारा जाना होता है।
ये धारे ये धाराओं को उत्पन्न करने वाले कारक अभी मैंने छोड़ दी। कौन सा ऐसा कारण है कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति होगी? अब आपके लिए है। अब तक आप इसके बहुत छोटी छोटी बात को पढ़ रहे थे, बेसिक एकदम कि तरंगे उसमें का स्थानांतरशील है या नहीं है, जल को कौन बहा रहा है, ये सारा प्रवाह क्या है, धारा क्या है, विशाल जलधारा क्या है, सब जाने। अगर आप इसे पढ़िए और सॉल्व करिए, क्या प्रीवियस ईयर चाहे उस कंपटीशन रखिए चाहे घटना चक्र रखिए, और इसको पढ़ के जब सॉल्व करोगे तब आप इस बात को जानोगे कि हाँ इससे के संबंध में सवाल है नहीं है।